Jai Hind, good morning everyone. Hope you all are fit, fine and healthy at home. Today we are back again with another important and interesting topic for you all 12th Commerce students. Today I am your educator Gaurav Adhanik welcomes you on the online educational platform organized by Devasya International School. Students, today we are going to start our chapter number 4. The name of the chapter is Organizing. Hope you all will like it and will take some lessons from it. So, do watch it carefully. We'll start with a beautiful message given by Benjamin Franklin. For every minute spent in organizing, an hour is earned. सो स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा समय आप किसी भी काम को ऑर्गेनाइज्ड करने में लगाएंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के, और आपको उसके पीछे उतना ही कम समय वेस्ट करना पड़ेगा. सो इन शॉर्ट, आप किसी भी काम को अगर बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, ये आपका टाइम भी बचाता है और आपकी सक्सेस रेट यानी अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स को भी जल्द से जल्द आप तक लेकर आता है. So, with the initiation of this thought, we'll begin our video. So, students, up to now, this is your index. We have finished up to chapter number 3. Hope you all have visited to our previous videos up to planning. And this video consists of chapter number 4. We are talking about it. The name of the chapter is Organizing. In this video, we are going to discuss about some of the aspects regarding organization, which are meaning, definitions, concepts and characteristics of organizing. यानी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, कैसे इसे अलग अलग लोगों ने परिभाषित किया है यानी डिफ़ाइन किया है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया, यानी इसके जो तत्व हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, मेन चीज़ें, और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसका व्यवहार अर्थशास्त्र में कैसा है. सो स्टूडेंट्स, टाइट योर बेल्ट, वी आर गोइंग टू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सो you all are thinking about what is organizing or how a person can be organized. Students, in my last topic we have discussed about planning. Planning is the primary step of management, and after planning, after deciding your goal, after deciding your target, the next step is organizing. Because as you can see one picture showing two different dimension, यानी आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसके आप दो हिस्से कर सकते हैं. पहला हिस्सा आपको ये बताता है कि जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखी गई, और दूसरी तरफ कुछ चीज़ें वही चीज़ें हैं जो बेटर तरीके से रखी गई हैं. दोस्तों, आप सभी अपने घरों में अपनी सिस्टर्स या अपनी मदर से सुनते ही रहते होंगे कि हमें हमेशा अपनी सभी चीज़ों को सही जगह पर रखना चाहिए. सो दोस्तों, अगर आप इतना समझते हैं या फिर इतना जानते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये समझ लीजिए कि आपको इस चैप्टर का मेन फंडामेंटल समझ में आ गया है. यानी ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कीपिंग अप राइट थिंग्स ऑन अ राइट प्लेस ऑन अ राइट टाइम. यानी हमेशा सही चीज़ों को सही जगह पर सही समय पर रखने को ही हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. नाउ यू ऑल आर थिंकिंग अबाउट, अगर ऑर्गेनाइजिंग घरों के काम करने में है तो ये मैनेजमेंट की प्रोसेस कैसे हुआ. इफ़ विल मैग्नीफाइंग ऑर्गेनाइज, you can see the second picture shows that organize it itself means that to put things into ordered and structured the way or to make a system for easy access to them. यानी चीज़ों को हम easily access कर सकें, easily उसका इस्तेमाल कर सकें, इसलिए हमें हमेशा सिस्टम बनाना चाहिए. प्रॉपर सिस्टम अगर हमारे पास होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर हमारे पास होगा, तो हम चीज़ों को बेटर तरीके से कर सकते हैं. उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप देखने को मिलता है वो है ऑर्गेनाइजिंग. सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड द रियल फंडामेंटल मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, which means keeping right place,
the things, it should be right, and on a right time we have to do this. In your notebook, the introduction is given of chapter number 4. It was like that कि every organization is set by the planning. ये हम पढ़ चुके हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले प्लानिंग करती है और उस प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, यानी जो भी उन्हें डिसाइड किया है वो उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करती है, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्लान. आफ्टर बीइंग इम्प्लीमेंटेशन, द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज टू फॉर्म्ड एनेबल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. यानी अगर हम आसान शब्दों में इसे समझें तो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना ही ऑर्गेनाइजिंग है. यानी जो भी हमने सोचा है, जो भी हम करना चाहते हैं, जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जब उसे हम प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में बदल जाती है. व्हेन मोर देन वन पर्सन्स आर वर्किंग टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक से ज़्यादा लोग किसी एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पाने के लिए काम करते हैं, सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. द इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ एसेंशियल, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा समझते आए हैं कि अगर एक टीम मिलकर परफॉर्म नहीं करेगी, साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेगी, तो वो टीम कभी भी अपनी टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं पा सकती. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम हमेशा हमारे आप से एक सवाल पूछे, हाउ ऑर्गेनाइज्ड आर यू, यानी हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं. The successful and goal achievement of any unit depends on proper division of work. ये पहली चीज़ है स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरलाइन दिस, कि सबसे पहली चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में ये आती है कि आप काम को कैसे डिवाइड करते हैं, आप काम को कैसे बांटते हैं लोगों के बीच में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम कैसे काम को डिवाइड करने के बाद कितनी अथॉरिटी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को, डिपार्टमेंट्स को देते हैं. एंड द थर्ड इंटीग्रल पार्ट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी अगर आप अपनी पावर्स किसी एम्प्लॉय को दे भी रहे हो तो आप कैसे उसे डेलीगेट कर रहे हैं, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उसे ये अथॉरिटीज़ दे रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ना सिर्फ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी मौजूद होता है, इन्वॉल्व होता है. द ऑब्जेक्टिव विच आर डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड मेथडिकली अप्लाइड फॉर द सेम. ऑर्गेनाइजिंग इज़ इनएविटेबल, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये एक इनएविटेबल प्रोसेस है, यानी आप इसे दोबारा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी आप उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते. वॉट एवर यू हैव डन इट इज़ परमानेंट. Hence, it is said that planning is the brain of business and coordination is the soul of organization and its body. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर प्लानिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है, दिमाग है, तो कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन उसकी बॉडी है. यानी जब तक उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक हम प्लानिंग की एफिशिएंसी को चेक नहीं कर सकते. So students, hope you have understood the fundamental base of organization. आपकी टेक्स्ट बुक में जो मीनिंग दिया है ऑर्गेनाइजिंग का, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द ऑर्डर टू एनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिससे आप प्रॉपरली वर्क को डेलीगेट कर सकें, यानी पास कर सकें टॉप मैनेजमेंट से मिडिल एंड मिडिल से लोअर. इसके साथ साथ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों को दे रहे हैं वो लोग उस एक्टिविटी को प्रॉपरली करें और कॉमन गोल, यानी जो भी उनका टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे वो फुलफ़िल करें. यही ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग होता है. फिर भी जो दो डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद रखनी है, उसमें नंबर 1 चेस्टर आई बेनार्ड की, द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय कोऑपरेशन ऑफ 2 और मोर पीपल, यानी एक ऐसी क्रिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर सहयोग करें, यानी कोऑपरेट करें, एंड देयर कोऑर्डिनेशन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. और उनका जो संतुलन बैठता है उसी संतुलन को हम ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं, आयोजन कह सकते हैं. सो आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कोई काम करते हैं तो उस काम को कैसे बेटर तरीके से किया जाए, यही हम ऑर्गेनाइजिंग से समझ सकते हैं.
द सेकेंड डेफिनेशन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिनेशन, आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेगी, लुई एलन की। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासीफाइंग। ये दो चीज़ें आपको समझनी है बच्चों। आइडेंटिफाइंग यानी पहचानना, और क्लासीफाइंग मीन्स उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद यानी पहचानने के बाद आप उसे प्रॉपर सही जगह पर रखें। यानी जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि आप अपने कमरे में सभी चीज़ों को हर कहीं नहीं रखते। अगर आप हर कहीं रखेंगे तो वह अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए उसे आप सही जगह पर रखते हैं। उसी तरह जब भी आप प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करें तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें, फिर उन्हें क्लासीफाई करें, ठीक है। यानी जो जिस डिपार्टमेंट से रोल करता है, जो जिस टॉपिक से रोल करता है, आप उसे उसमें रखें। एंड टू वर्क बी परफॉर्म्ड डिफाइनिंग एंड डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना यानी पास करना। एंड इस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप्स ऑफ पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोर इफेक्टिवली टुगेदर अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी लोगों को मोटिवेट करना, रिलेशनशिप्स बनाना उनके साथ, ताकि वो बेटर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स यानी अपने टारगेट्स को पूरा कर सकें। सो स्टूडेंट्स, लुई एलन की डेफिनेशन ये बताती है कि हम जब भी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो पहले हम उसे पहचानें, फिर उसे प्रॉपर तरीके से बाइफरगेट करें यानी क्लासीफाई करें, पावर्स को डेलीगेट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करें, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएं और उनको काम के प्रति मोटिवेट करें और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, ठीक है। सो ये दो डेफिनेशंस हैं, आपको याद रखनी है अच्छे से, चेस्टर आई बेनॉट और लुई एलन की। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, नाउ इट्स टाइम टू गो ऑन द कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसा कि हमने अभी तक बात की कि ऑर्गेनाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल है मीन्स कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज नहीं कर सकते तो आप ये चाहेंगे कि जब भी उसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसमें कम से कम गलती हो। लाइक योर 10th स्टैंडर्ड पेपर, आप 10th स्टैंडर्ड के पेपर में जब भी जो भी चीज़ लिखी है आपने, वो उन चीज़ों को आपने बड़े सोच समझकर बहुत ध्यान से लिखा होगा। क्यों? क्योंकि आप दोबारा उन चीज़ों को बदल नहीं सकते, ये सारी चीज़ें रिजिड होती है। उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग भी। सो द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट अराइज ड्यू टू इनएफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। हिंस बिजनेस यूनिट कुड नॉट अचीव इट्स गोल इन अ स्पेसिफिक टाइम। आप सभी को पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आती हैं और इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। सो इफ़ द बिजनेस यूनिट इज़ कैपेबल एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग, यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक कैपेबल और इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है तो वो अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, अपने टाइम को यूज़ करेगा, अपनी एनर्जी को यूज़ करेगा, अपने मनी को यूज़ करेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जिससे उसका अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव जल्दी हो जाएगा। जैसे 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम्स दी, पर जिसने अपने टास्क को, अपनी स्टडीज़ को बेटर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज किया होगा, उसके ही अंक यानी मार्क्स सबसे ज़्यादा आते हैं। सो द सेकेंड पैराग्राफ शोज़ दैट ऑर्गेनाइजिंग इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली इन्वॉल्विंग ग्रुप ऑफ पीपल्स। यानी ये किसी इंडिविजुअल का टास्क नहीं होता, किसी एक इंसान का टास्क नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों के दल का एक, हम कह सकते हैं कि एक क्रिया ऐसी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ इन्वॉल्व हो गए, वहाँ हम चाहेंगे कि इफ़ेक्टिव तरीके से हम उनसे काम लें, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग सामने निकल कर आती है। हिंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज अरेंजमेंट। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये MCQ में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? इट इज़ अरेंजिंग और अरेंजमेंट। In an organization, authority and responsibility are delegated in the group of people gathered achievement of a common goal or interrelationships in established among them. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, यानी अथॉरिटी पास ऑन होती है अपने सबऑर्डिनेट को, यानी जो भी लोग सहायक काम कर रहे हैं, अगर आप उन्हें कोई काम करने की परमिशन देते हैं, अथॉरिटी देते हैं,
उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखें ताकि वो अपनी गलतियाँ और अपने डाउट्स आपसे क्लियर करें और आप उनके डाउट्स को सॉल्व कर सकें। फॉर दिस द ह्यूमन बॉडी इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा ह्यूमन बॉडी है। हमारे जितने भी मैसेजेस हैं वो हमारे बॉडी को ब्रेन से पास ऑन किए जाते हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी का हर ऑर्गन ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स को फॉलो करता है और उन सिग्नल्स को फॉलो करके अपनी सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल ये बेहतर समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी काम करती है वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग भी मैनेजमेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत एफिशिएंट साबित होती है। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके टोटल 9 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। सबसे पहला गोल ओरिएंटेशन। हम पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं कि गोल ओरिएंटेशन जैसे प्लानिंग गोल को अचीव करवाती है, उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग भी गोल को अचीव करवाती है। कैसे? क्योंकि अलग एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है। और ये सारे डिपार्टमेंट्स के जो रोल होते हैं यानी वर्क होता है वो अलग अलग होता है। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है चीज़ों को प्रोड्यूस करना, मार्केटिंग का काम है प्रमोट करना और सेल्स का काम है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मार्केट में अवेल करवाना यानी मार्केट में सप्लाई बढ़ाना। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारे डिपार्टमेंट का जो टारगेट है वो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। Hence, organization is a linear structure and it coordinates with goal of business, departmental goals and goals of employee। यानी ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें सभी लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं। चाहे आप उसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल कह लीजिए, चाहे आप उसे डिपार्टमेंट का गोल कह लीजिए या फिर एक इंडिविजुअल का। एक इंडिविजुअल एक डिपार्टमेंट के लिए काम करता है और एक डिपार्टमेंट एक बिज़नेस के लिए। तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी कह सकते हैं। सेकंड, प्लानिंग बेस्ड, यानी जो भी आपने प्लान किया है उसी पर ही आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। यानी ये बेस जो करता है ऑर्गेनाइजिंग वो प्लानिंग पर ज़्यादा बेस्ड करता है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रॉपर प्लानिंग करें क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग इज़ इनएविटेबल, ठीक है। सो कोई भी स्ट्रक्चर या फिर किसी भी यूनिट को हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो उसका एक प्रॉपर प्लान, एक अच्छा प्लान होना ज़रूरी है जिससे हम बेटर ऑर्गेनाइजिंग आगे कर सकें। तीसरा, जिसके बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिन भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के साथ हम काम कर रहे हैं उन सब के दिमाग में गोल क्लियर होना चाहिए और उन्हें काम उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनके स्किल्स को देखते हुए दिया जाना चाहिए। यानी जिसके अंदर जो क्षमता हो वो ही काम उसे दिया जाए तो वो उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा और उसे अथॉरिटी भी दी जाए, यानी उसे उस काम के लिए किसी से परमिशन ना लेनी पड़े, उसे फ्री हैंड दिया जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ना सिर्फ अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं बल्कि बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। जैसे ह्यूमन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरीवेयर, उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग में ह्यूमन बींग्स सेंटर पार्ट है, यानी सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स। कैसे? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो जो भी काम होता है वो लोगों पर निर्भर होता है। हिंस इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी जितने अच्छे रिश्ते होंगे कंपनी में आपस में लोगों के, उतने ही ज़्यादा टारगेट्स को वो उतनी ही जल्दी अचीव कर पाएगी। यानी ह्यूमन एलिमेंट भी ऑर्गेनाइजिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी। जब ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इम्प्लीमेंट होती है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। तो हमें सुटेबल चेंजेस, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से अपने प्लान्स को भी चेंज करते रहना चाहिए। द चेंजेस और वेरिएशन कैन बी मेड व्हेन देयर इज़ अ मेजर चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर न्यू डिस्कवरीज। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं
कि या तो बिज़नेस इन्वायरमेंट टोटली चेंज हो जाए, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो अंडर रेटेड हो जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए जो आपसे हाईली टेक्निकल हो, यानी आप नोकिया 1100 सेल आउट कर रहे हो और कोई मार्केट में सैमसंग गैलेक्सी बेच रहा हो, तो उसकी टेक्नोलॉजी आपसे हाईटेक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए या फिर कोई नई डिस्कवरी हो जाए, ठीक है, तो आपका बिजनेस सफ़र कर सकता है। तो ऐसे समय पर आपको आपके प्लान को चेंज करना है और ऑर्गेनाइजिंग को और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। सो दिस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स शोज दैट हाउ organization look like, and the last 4 is number 6 establishment of inter relationships, यानी आपस में जो रिश्ते होने चाहिए काम को लेकर वो ना सिर्फ पॉजिटिव्स होने चाहिए बल्कि मोटिवेटिव होने चाहिए। आपस में एक दूसरे का प्रोत्साहन और सकारात्मक तरीका ही बिजनेस को बुलंदियों तक ले जाता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, आफ्टर गिविंग फ्री हैंड इन अथॉरिटी, मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ना सिर्फ मॉनिटर करे बल्कि उन्हें कंट्रोल भी करे, लाइक द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ें यूज़ होने लगी तो फिर रॉ मटेरियल ज़्यादा खर्च उसमें आएगा जिससे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो वेदर द एम्प्लॉय इज़ परफॉर्मिंग हिज टास्क एज़ पर द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, यानी जो भी काम आपने उस एम्प्लॉय को दिया है, जिस तरीके से उस काम को करना है, क्या वो एम्प्लॉय उस काम को उसी तरीके से कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो आप उसे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, उसे उसकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करके उसे बेटर कर सकते हैं और उसे करेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट 8 शोज़ इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, हमने डिस्कस किया है कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक ऐसी संयुक्त एक्टिविटी जिसमें किसी एक का नहीं बल्कि एक टीम का इंक्लूडमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड पॉइंट 9 शोज़ कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चाहेगी कि उसका कोई वेस्ट एक्सपेंस, यानी जिस एक्सपेंस की उसे ज़रूरत नहीं है वो हो जाए। तो हर बिजनेस यूनिट्स कुछ रूल्स, कुछ कंट्रोल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करती है, जिससे ना सिर्फ उनके खर्चे बचते हैं बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स और इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मिलती है। सो इट इज़ द सेम फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग। सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वी नीड टू रिकैप इट, ठीक है। रिकैप कर लेते हैं इसे तुरंत जल्दी से। तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजिंग के। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक है, समझ गए आप सभी लोग कि इससे जो भी गोल आप डिसाइड करते हैं वो अचीव हो जाते हैं। सेकेंड, प्लानिंग बेस्ड, कि वॉट एवर यू हैव प्लान्ड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। सो वॉट एवर यू आर प्लानिंग it has to be according to the situations, according to the circumstances. Third, the delegation of authority and responsibility, यानी सही समय पर सही व्यक्ति को सही काम दे देना चाहिए जिससे आप कम से कम वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, which means placing a right person on a right place on a right time, ठीक है। Importance of human element, यानी एक ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है, क्योंकि एट द बैक ऑफ द वर्क जो भी काम है वो कहीं ना कहीं एक इंसान ही करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अगर आपने कोई रिजिड प्लान बना भी लिया है तो भी आप सिचुएशंस के अनुसार उसे चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। पॉइंट 6 शोज़ इंटर रिलेशनशिप, यानी आपस के रिश्ते जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के होते हैं या फिर कलीग्स के बीच के होते हैं वो हेल्दी होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और कोऑर्डिनेटिंग होनी चाहिए, जिससे आपस में एक साथ मिलकर वो ग्रुप एक्टिविटी करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग और इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग की वजह से आपको कम से कम वेस्टेज होगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द प्लान काम कर पाएगी। ग्रुप एक्टिविटी हमने डिस्कस किया है कि ये किसी इंडिविजुअल का टास्क नहीं बल्कि एक ग्रुप एक्टिविटी है, लाइक अ फुटबॉल मैच, कि जिसमें भले ही 11 प्लेयर खेल रहे हैं बल्कि सबका एक ही टारगेट है, दे वांट टू कीप अ गोल इन अपोनेंट नेट,
तो ये ग्रुप एक्टिविटी होगी ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है सर, यानी सारे डिपार्टमेंट्स का काम है। एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहती कि वो किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करे जो उसके लिए फ्रूटफुल ना हो, यानी भविष्य में जिस चीज़ से उसे मुनाफा ना हो, ऐसी जगह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। सो इट कंट्रोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी ये स्ट्रक्चर को कम से कम इफ़ेक्टिव तरीके से बनाकर रखता है, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही बड़ा स्ट्रक्चर। सो दिस 9 points are the major characteristics of organizing. Hope you all have understood it. Today we have discussed the concept of organizing, the meaning of organizing, the definition of organizing, and the characteristic of organizing. Thank you so much, students, for watching the full video and giving your attention. Hope you have understand it, and if not, you can post it, any comment or any doubt in comment box. Sure, we'll get back to you. Till then, be safe, be healthy, and stay at home. Thank you. Jai Hind.